बिफोर प्रोसीडिंग जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट्स का जिक्र किया था। किसी भी बेस की पावर जो है वो एक एक्सपोनेंट कहलाती है। इस वीडियो में हम उसके कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है एक्सपोनेंट्स का? पहला लॉ कहता है बेस सेम पावर एड इन मल्टीप्लाई। यानी कि अगर दो सेम टर्म्स मेरे पास लिखी हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है 4, इसकी पावर 2 है, और दूसरा नंबर भी मेरे पास 4 है, इसकी पावर 3 है, तो इस केस में मेरे पास बेस क्या होगा? 4, और दोनों सेम बेसिस हैं तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। मैं एक दफ़ा बेस लिखूंगा तो पावर को मैं ऐड कर लूँगा, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। ये बन जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस n। तो पहला रूल क्या कहता है? बेस सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर वुड बी एडेड। सेकेंड लॉ क्या कहता है? पावर टू द पावर मल्टीप्लाइज। यानी कि मेरे पास कोई नंबर है, उसकी पावर है और इसकी भी एक कुछ पावर है, तो ये मेरे पास पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन गिवन है और फ्रैक्शन की पावर है 4 और इसकी भी एक पावर है जो कि है 2, तो मैंने क्या बताया कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो मैंने बेस लिखा 1/2 और इसकी पावर को लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 8। अब ये 8 जो है वो न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा और 8 जो है वो डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा। लेकिन रूल क्या कहता है? पावर टू द पावर मल्टीप्लाइज। थर्ड लॉ मेरे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है, जिसमें मेरे पास अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी सेम पावर हो, तो ये पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ लग जाएगी। यानी कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। चौथा रूल क्या कहता है? लॉ ऑफ डिवीजन। डिवीजन के केस में अगर मेरे पास कोई पावर आ जाती है तो पावर फैक्टर के हर नंबर पे लग जाती है। फिफ्थ रूल कहता है अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहे हो विद डिफरेंट पावर्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक दफ़ा हमने नंबर लिखा और उसकी पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा लिया। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लूँगा सिंपल नंबर में, और वो मैं किस तरह करूँगा कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको मैं ले जाऊँ न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में मेरे पास पहले से क्या लिखा हुआ है? a रेज टू द पावर m, और जब मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और इसको लिखूँगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर शिफ्ट होता है न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर शिफ्ट होता है डिनोमिनेटर में तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन किसका? एक्सपोनेंट का चेंज होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर हो 4, इसकी पावर x है। मैं कहता हूँ ये नंबर अभी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में। तो किस तरह करूँगा मैं? 1/4 और इसकी -x कर दूंगा पावर। ये कॉन्सेप्ट हमने इन्वर्स में भी पढ़ा था। जब हम किसी नंबर का इन्वर्स लेते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। हमने इस डिनोमिनेटर में मौजूद लिखे हुए नंबर को शिफ्ट किया न्यूमरेटर में। तो जब ये न्यूमरेटर में आया तो इसकी पावर पॉजिटिव x हो गई। गॉट इट? तो a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर -n, और इस पे हम वो वाला रूल लगाएंगे कि जब व्हेन बेसिस आर सेम पावर एडेड, a एक दफ़ा लिख दिया जाएगा और पावर आपस में इनकी ऐड हो जाएगी। ऐड होने से m - n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 लॉज हैं, लॉ जिनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। तो वेलकम बैक क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।
तो बेसिकली होता है क्या है कि हमें एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो उस सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स मौजूद होंगी जिसके अंदर बेस होगा हमारे पास और उसकी पावर होगी, यानी कि एक्सपोनेंट होगा। मिसाल के तौर पे हमें अगर ये एग्ज़ाम में दे दिया जाए और कहा जाता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो विदाउट द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास चीज़ जानना ज़रूरी है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? एक बात जहन में रखना आपको कि एक्सपोनेंट को ही मैं पावर कहता हूँ, या हम इसको मैथमेटिक्स में पावर भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है बेस सेम पावर ऐड इन मल्टीप्लाई। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास दो एक्सप्रेशंस दी हों, जैसे एक a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 6। इस एक्सप्रेशन में मेरे पास a बेस है और ये जो 4 लिखा है आपके सामने ये है एक्सपोनेंट, या हम इसको पावर भी कहते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में बेसिस सेम है, यहाँ पर भी a है, इधर भी a है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती हैं तो हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं और इनकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है a रेज टू दी पावर 10। तो बेस सेम पावर ऐड इन मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और बेसिस सेम होंगी तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ क्या कहता है? पावर टू द पावर मल्टीप्लाइज। जब भी मेरे पास किसी टर्म की डबल पावर होंगी, यानी कि एक टर्म है मेरे पास a, उसकी पावर है m और इसकी होल पावर है n, तो a की दो पावर्स हो गई। पावर टू द पावर, पहली पावर मेरे पास ये m है और दूसरी पावर मेरे पास n है, तो a रेज टू दी पावर और इसका जो आंसर आएगा उसका पावर, तो ये हो गया डबल पावर। तो पावर टू द पावर ऑलवेज मल्टीप्लाइज इन मैथमेटिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय n विच इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर mn। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है होल पावर अप्लाइज टू ईच एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर मेरे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी कोई होल पावर है, होल पावर से मुराद है एक ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर एक पावर मौजूद है मेरे पास m, तो ये पावर जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू दी पावर m। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? फोर्थ लॉ देखते हैं हम। फोर्थ लॉ कहता है होल पावर अप्लाइज टू ईच एलिमेंट इन डिवीजन। डिवीजन के दौरान अगर मेरे पास होल पावर मौजूद है तो वो पावर फैक्टर में मौजूद हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जैसे a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। इसको हम लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट क्या कहता है कि डिवीजन के दौरान अगर होल पावर मौजूद हो तो वो पावर फ्रैक्शन के हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाती है। डिवीजन लाजमी सी बात है, कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, जैसे 9/7 ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर इसकी कोई होल पावर मौजूद हो तो ये होल पावर फ्रैक्शन के हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी डिवीजन के दौरान। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या कहता है? स्विचिंग पोजीशंस फ्रॉम न्यूमरेटर to denominator and denominator to numerator, sign of power will change। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n, तो फ्रैक्शन में मेरे पास ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर कहलाती है। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहता हूँ या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना चाहता हूँ, दोनों केसेस में मेरे पास इसकी पावर रिवर्स चेंज हो जाएगी।
यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाना चाहूँ तो ऊपर 1/a⁻m हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद था a⁻n। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में मौजूद मेरे पास कोई टर्म है उसको मैं न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहता हूँ तो न्यूमरेटर में पहले से मौजूद है a⁻m। तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो अपनी पावर को चेंज कर लेगा, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले उसकी पावर पॉजिटिव n थी, अब वो पावर नेगेटिव n हो गई है क्योंकि उसने अपनी पोजीशन स्विच की है, वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया है। तो जब भी किसी मैथमेटिकल टर्म की पोजीशन चेंज होगी तो हमारे पास पावर में साइन चेंज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। एक मेरे पास बोनस टिप है आप लोगों के लिए, कि आगे मौजूद एक्सरसाइजेस में ये बहुत काम आएगी। और वो टिप क्या कहती है? टिप कहती है इवन पावर टू नेगेटिव नंबर्स रिजल्ट्स पॉजिटिव आंसर। कि किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है, जैसे 2 है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल आंसर जो इसका आएगा वो आएगा पॉजिटिव, यानी कि इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर रिजल्ट्स पॉजिटिव आंसर, तो इसको हम e⁻ इवन नंबर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए वाई। तो इसको समझने के लिए हम एक नेगेटिव नंबर को सपोज करते हैं, जैसे मैंने सपोज किया -3 और इसकी पावर मैंने दे दी 4 एक इवन नंबर है मेरे पास। तो हमने बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो बताता है कि बेस आपस में अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या कहा? एक्सपोनेंट होता है, ये बताता है कि ये जो बेस में लिखा हुआ नंबर है ये आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 का मतलब ये है कि ये बेस में मौजूद नंबर आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बेसिस और एक्सपोनेंट्स के यूजेस में हमारे पास मल्टीपल यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है? पहला यूज़ ये है कि बहुत लार्ज नंबर या स्मॉलर नंबर को हम मैथमेटिकल में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरा ये है कि एक्सपोनेंट ये बताता है कि बेस में मौजूद जो नंबर है वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में मेरे पास पावर में 4 मौजूद है, जो कि ये बता रहा है कि बेस में मौजूद -3 आपस में ही अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। मैंने इनको पेयर में सॉल्व करना शुरू कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में जब 2 नेगेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी -3 × -3 2 नेगेटिव नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया मेरे पास 9 9 ज़ा 81। तो आपने देखा अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, hence proved।